हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल करंट वेलोसिटी। पिछले पार्ट में हमने युजुरो हन्मा की फाइट मुसाशी मियामोटो से होती हुई देखी थी, जिसमें युजुरो के लिए किया गया खतरनाक अटैक मोटोबे ने अपने ऊपर ले लिया था और हमने मोटोबे को गाया को ट्रेनिंग देते हुए भी देखा था। लेकिन इस पार्ट में हम देखेंगे जैक हन्मा को, जिसकी फाइट मोटोबे से होने वाली है, जिसमें मोटोबे जैक हन्मा की क्या हालत करेंगे और मोटोबे को बाकी वर्ड्स का बैटमैन क्यों कहा जाता है, हम ये भी जानेंगे। खैर, पिछले पार्ट में जब मोटोबे युजुरो और मुसाशी के बीच में आ गया था, तब मोटोबे एक्चुअली में युजुरो हन्मा से कहना चाहते थे कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और मूड बन जाए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। बाकीडो मांगा का पार्ट 24 शुरू होता है। हम पहुंचते हैं टोकुगावा के घर पर, जहां पर जैक हन्मा मुसाशी मियामोटो से मिलने के लिए आया होता है। जैक हन्मा का शरीर इतना बड़ा होता है कि उसका सर छत से टकरा रहा होता है। यहाँ पर जैक टोकुगावा से कहता है, मानो या ना मानो, बड़ी मछलियाँ हमेशा छोटी मछलियों को खा जाती हैं और मैं इस तालाब की सबसे बड़ी मछली हूँ। मैं अपने शरीर के मैक्सिमम साइज को पा चुका हूँ। साथ ही साथ मैंने अपनी ताकत और स्पीड को पूरी तरीके से मेंटेन कर रखा है और अब मुझे मुसाशी मियामोटो से मिलना है। जिस पर टोकुगावा जैक से कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि एक आदमी है जो तुम्हें मियामोटो से मिलने से रोकना चाहता है। भले ही तुम तालाब की सबसे बड़ी मछली हो, लेकिन मोटोबे तुम्हें मियामोटो से मिलने नहीं देंगे। जिस पर जैक टोकुगावा से कहता है, मोटोबे ऐसा क्यों, मैं समझा नहीं। मोटोबे मुझे मियामोटो से लड़ने से क्यों रोकना चाहते हैं। जिस पर टोकुगावा कहते हैं, जाओ जाके खुद मोटोबे से ही बात कर लो। हाँ, वही बुढ़ऊ मोटोबे इज़ाओ, उसके बारे में कोई भी नहीं जानता। आखिर वो इंसान करना क्या चाहता है, हम में से किसी को भी नहीं पता आखिर मोटोबे इज़ाओ है क्या। जैक, अगर तुम मोटोबे से मिलने ही जा रहे हो तो पूरी तैयारी के साथ जाना। क्या तुम्हें वेपन्स का कोई एक्सपीरियंस है या फिर नहीं। जिस पर जैक कहता है कि मैंने कभी भी वेपन्स को यूज नहीं किया, लेकिन मैंने वेपन्स यूज करने वाले दुश्मनों को काफी ज्यादा मारा है। जिस पर टोकुगावा जैक से कहते हैं, तब तो ठीक है, तुम मोटोबे से मिल सकते हो और ध्यान रखना, मोटोबे भले ही सीधे साधे लगते हों, लेकिन जैक तुम पूरी तरह से सतर्क रहना। मोटोबे अपनी सारी लड़ाइयाँ किसी खेल और स्टेटस के लिए नहीं करते, उनके किसी से लड़ने के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। खैर, इसके बाद जैक हन्मा मोटोबे इज़ाओ से एक पार्क में मिलता है, जहाँ मोटोबे जैक से कहते हैं, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। जिस पर जैक कहता है, तब तो और भी बढ़िया है, हमारी फाइट बराबर की होगी। मैंने सुना है तुम्हें वेपन्स को यूज करना बहुत पसंद है। जिस पर मोटोबे जैक से कहते हैं, क्या यार, अब तो मैं बीड़ी पीना भी एंजॉय नहीं कर सकता। खैर, ये कहते ही मोटोबे जैक के ऊपर अपनी बीड़ी को सुपर स्पीड में फेंक देते हैं, जो कि सीधा जैक हन्मा की आंखों में जाकर लग जाती है और जिसके रिएक्शन में होता ये है, जैक हन्मा की आंखें बंद हो जाती हैं और उसी समय उछलते हुए मोटोबे जैक के फेस पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से जैक हन्मा की नाक से खून भी निकलने लगता है। जिस पर जैक मोटोबे से अपना मुंह साफ करते हुए कहता है, मेरी लेफ्ट आई काम नहीं कर रही, लेकिन मुझे पता था हमारी फाइट में यही होने वाला है। बीड़ी ने जैक की आंख को बंद कर दिया है। उसके बाद तुरंत ही उसके चेहरे पर एक किक का पड़ना, इन सभी अटैक ने जैक हन्मा के लिए क्लियर कर दिया है कि वो किस तरह की फाइट में उतर चुका है। ना ही कोई रेफरी, ना ही कोई रूल्स, मगर जैक को शायद इन सभी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हम देखते हैं जैक हन्मा यहाँ पर अपने कोट को उतारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मोटोबे अपनी लकड़ी की तलवार से जैक के हाथों और दोनों पैरों पर एक कट मार देते हैं, जिसकी वजह से जैक हन्मा दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और वो अपने घुटनों पर भी आ जाता है। सामने से मोटोबे जैक से कहते हैं, वो तुम तो घुटनों पर आने के बाद भी बहुत बड़े हो। ऐसा कहते ही मोटोबे जैक के सर पर अपनी तलवार से अटैक कर देते हैं, जिससे सर के बीचों बीच एक गड्ढा सा हो जाता है और जैक हन्मा यहीं पर नीचे मुंह के बल गिर जाता है। जिस पर मोटोबे जैक से कहते हैं, पागल उठ जाओ, मेरी लकड़ी की तलवार से तुम नहीं मरोगे। खैर, ऐसा सुनते ही जैक हन्मा आग बबूला होने लगता है और जैक के अंदर कैलिस्थेनिक वाली एनर्जी आने लगती है। हम देखते हैं जैक हन्मा अपने सर के बल एक बैक फ्लिप मारते हुए सीधा खड़ा हो जाता है। खैर, जैक हन्मा मोटोबे से कहता है, मुझे लगा था तुम अपने वेपन्स को यूज करोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैक का कोट इतना ताकतवर होता है कि वो उसके शरीर से बाहर ही नहीं निकल रहा होता। इसीलिए जैक अपने शरीर को फ्लैक्स करते हुए उस कोट के चिथड़े चिथड़े उड़ा देता है। इसके बाद जैक हन्मा मोटोबे से कहता है,
कि बुड़ाऊ टोकुगावा ने सही कहा था, तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम पूरी तरह से एक वॉरियर बन चुके हो या फिर उससे भी ज्यादा, लेकिन मैं तुम्हें मेरी लड़ाइयों में दखल देने का मौका नहीं दूंगा। जिस पर मोटोबे कहते हैं, एक ताकतवर फाइटर हमेशा ही एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए खतरा रहता है। किसी भी स्पोर्ट्स में एक एथलीट के लिए ताकतवर के सामने अपने टॉप लेवल पर आना कोई आसान काम नहीं होता। ऐसा करने के लिए ताकत और स्किल्स दोनों की जरूरत होती है। और तो और तुम्हारे जैसा अपोनेंट फाइट के अंदर हो तो सामने वाले के जीतने के चांस बिल्कुल कम हो जाते हैं। यहाँ पर मोटोबे जैक हानमा से कुछ और कह पाते, इससे पहले जैक एक जबरदस्त किक मोटोबे को मार देता है, जिसकी वजह से मोटोबे जैक से काफी दूर जाके गिरते हैं। लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं जैक ने जिस पैर से मोटोबे को किक मारी थी उस पैर में एक कुनाई आर पार हो गई होती है, जिस कुनाई को जैक हानमा अपने पैर से निकालने लगता है। यहाँ पर मोटोबे कहते हैं, जैसा कि मैंने कहा, सामने वाला जैक हानमा ही क्यों ना हो और जीतने के चांस कितने ही कम क्यों ना हो, या फिर तुम्हारे सामने जैक हानमा जैसा मॉन्स्टर ही क्यों ना खड़ा हो। तुम्हारा शरीर 2 मीटर 43 सेंटीमीटर का है और तुम्हारा वेट 201 किलो का है। बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। खैर, जैसा कि हमें पता है, जैक और मोटोबे एक पार्क में लड़ रहे होते हैं, इसीलिए यहाँ पर कुछ लोग इस लड़ाई को देखने के लिए इकट्ठा हो गए होते हैं, जिसमें से कुछ लोग कहते हैं, यहाँ क्या चल रहा है? क्या वो कोई मूवी बना रहे हैं? वो कितना बड़ा है? क्या वो सच में लड़ने वाले हैं? ये दोनों तो बाहर के लग रहे हैं। ये आदमी कितना लंबा है? खैर, यहाँ पर मोटोबे जैक हानमा से कहता है कि जैसा कि मैंने कहा, ज्यादातर मार्शल आर्टिस्ट तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन मैं उन मार्शल आर्टिस्ट में से नहीं हूँ। सो ये सुनते ही जैक हानमा मोटोबे के ऊपर एक जबरदस्त किक मारने लगता है, लेकिन मोटोबे अपनी छोटी सी तलवार को एक शील्ड की तरह यूज करने लगते हैं, जिसकी वजह से होता यह है, जैक हानमा का पैर मोटोबे की तलवार के ऊपर लैंड हो जाता है, जिसकी वजह से उसका आधा पैर भी कट जाता है। लेकिन जैक हानमा गिरते हुए मोटोबे के कंधे को अपने दांतों से ग्रैब कर लेता है और यहाँ पर जैक हानमा मोटोबे के कंधे को काटने की कोशिश करने लगता है, जिस पर मोटोबे कहते हैं कि ये कुछ अलग है। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरे कंधे को अपने दांतों से काट सकते हो? मैं जानता हूँ तुम्हारा जबड़ा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तुम्हारे दांत बहुत ज्यादा कमजोर हैं। खैर, ये कहते ही मोटोबे अपने कंधे को सुपर स्पीड में दूसरी ओर खींच लेते हैं, जिसकी वजह से होता ये है, जैक हानमा के सभी दांत उसके जबड़े से बाहर निकल जाते हैं, जिसे देखकर जैक खुद भी हैरान हो जाता है कि उसके दांत कैसे टूट सकते हैं। जिस पर मोटोबे यहाँ पर कहते हैं, अगर तुम एक साइबर मॉन्स्टर पैकमैन को फेस कर रहे हो तो शायद तुम्हें उसे काटने की कोशिश नहीं करना चाहिए। नहीं समझे? मैंने एक फाइबर आर्म्ड कोट को पहन रखा है। मेरा ये कोट एक ऐसे फाइबर से बना है जिसे टायर्स बनाने, पैराग्लाइडर्स बनाने में और एरोप्लेन्स को जोड़ने के लिए किया जाता है। और तुम ये मत सोचना कि ये कोट मुझे बहुत ज्यादा सस्ता पड़ा होगा। खैर, मेरा ये कोट मेरे कंधे को पूरी तरह से नहीं बचा पाया। तुम्हारा जबड़ा एक कोकोनट को आराम से काट सकता है, मगर तुम्हारे जो दांत थे बहुत ज्यादा कमजोर थे और इसीलिए तुम्हारे दांत नीचे टूटे हुए पड़े हैं। सो जैक हानमा, शायद मुझे लगता है कि हमारी लड़ाई अब खत्म हो चुकी है। तुमने वो सब चीजें यूज कर ली हैं जिससे मुझे खतरा था। तुम्हारा एक पैर भी कट चुका है। अब हमारे लड़ने का कोई भी फायदा नहीं है। जैक, अब घर चले जाओ। खैर, ये सुनते ही जैक हानमा को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपने पंचेस से भड़ाभड़ मोटोबे पर अटैक करने लगता है, जो कि ये पंचेस काफी ज्यादा लोडेड और पावरफुल होते हैं। आप लोगों में से कोई भी जैक हानमा को अच्छे से नहीं जानता। जब तुम उससे लड़ते हो तब तुम्हें सिर्फ उसके दांतों और जबड़ों से नहीं डरना। एक शेर बिना पंखों के भी एक शेर ही होता है। एक भालू बिना पंजों के भी भालू ही होता है। एक खतरनाक जानवर दांतों और नाखूनों के बिना भी जानवर ही होता है। तुम उसे हराने की नहीं सोच सकते। वो एक प्योर फोर्स होती है। यहाँ पर जैक हानमा लगातार मोटोबे पर अपने पंचे से अटैक कर रहा होता है, जिसकी वजह से पीछे के पेड़ से पत्ते टूट टूट कर गिरने लगते हैं और इन पंचेस की वजह से मोटोबे भी हवा में आने लगता है। तभी मोटोबे यहाँ पर सोचता है, जैक हानमा से बराबरी की फाइट करने का कोई भी तरीका नहीं है। ये कहते ही मोटोबे एक स्मोक बॉल या फिर बॉम्ब को निकाल लेते हैं, जिसके ब्लास्ट होते ही देखने वाले लोग कहते हैं, क्या वो एक बॉम्ब था? वो उसे मार देगा।
कोई पुलिस को कॉल लगाओ। नहीं, वो लोग अभी भी लड़ रहे हैं। हम देखते हैं जैक हानमा मोटोवे पर लगातार पंचेस मारता ही रहता है। इस समय तक ज्यादातर फाइटर थकान की वजह से रुक जाते हैं, लेकिन जैक हानमा रुकता ही नहीं, बल्कि उसकी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ने लगती है और मोटोवे ऊपर की ओर उठने भी लगते हैं। लेकिन मोटोवे यहाँ पर कहते हैं, नहीं नहीं, मैं जैक हानमा जैसे फाइटर को मुसाशी के हाथों नहीं मरने दूंगा। मुझे किसी भी हाल में जैक हानमा को मुसाशी से बचाना ही होगा। खैर, यहाँ पर ऊपर होने का फायदा उठाते हुए मोटोवे जैक को एक जबरदस्त किक मारने में कामयाब हो जाते हैं और यहाँ पर जैक के दूर होते ही उसके पंचेस भी रुक जाते हैं। उसे यहाँ पर पटाखे की स्मेल्स आने लगती है। तो जैक मोटोवे से कहता है, नाली के चूहे मोटोवे, तुम अपने साथ पटाखे भी लेकर आए हो? जिस पर मोटोवे यहाँ पर कहते हैं, लगता है मैं अभी तक बच्चों का खेल खेल रहा था। मैंने तुम्हें कम समझने की गलती की। मुझे शायद उस बॉम्ब में थोड़ा और गन पाउडर यूज करना था। खैर, ऐसा कहते ही मोटोवे अपने सुरिकन से जैक हानमा पर अटैक करते हैं, जो कि ये सुरिकन जैक की आर्म्स में घुस जाते हैं। जिसके बाद मोटोवे अपने कुसारी फंडो चैन से जैक हानमा पर एक खतरनाक अटैक करते हैं। कुसारी फंडो चैन देखा जाए तो काफी भारी होती है, जिसकी अटैक की वजह से जैक हानमा को काफी नुकसान भी पहुंचा होता है और वहीं पर जैक हानमा जमीन पर भी गिर जाता है। जिस पर मोटोवे कहते हैं, जैक, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। तुम्हें हराने के लिए मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूंगा। इसके बाद मोटोवे जैक पर सुपर स्पीड में अपनी चैन फेंक कर मारते हैं, जिस चैन के आगे का हिस्सा काफी जोर से जैक हानमा के माथे पर लगता है और वहां से खून भी निकलने लगता है। मोटोवे फिर से अपनी चैन से जैक के फेस पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से जैक की पूरी खोपड़ी भी हिल जाती है। मगर खून में लथपथ जैक हानमा फिर भी लड़ाई के लिए तैयार होता है और जैसे ही जैक हानमा अपने पंचेस से मोटोवे पर अटैक करता है, वैसे ही मोटोवे जैक के हाथ को ग्रैब करते हुए उसके हाथ को तोड़ते हुए उसे जबरदस्त पटकी खिला देते हैं। जिसके बाद मोटोवे तुरंत ही एक रोप की मदद से जैक हानमा के हाथों को बांध देते हैं और जैक हानमा नीचे लाचार बंधा हुआ पड़ा रहता है। वो कुछ भी करने की हालत में नहीं होता। मोटोवे जैक के सामने बैठकर उससे कहते हैं कि युजुरो हानमा जैसे ताकतवर मास्टर ने मुझसे कहा था, एक लड़ाई के आखिर में विनर वही होता है जो आखिर में सबसे ऊंचाई पर खड़ा होता है, और अब मुझे लगता है मैं तुमसे ऊपर हूँ और जीत चुका हूँ। और शायद ओगर ने ये भी कहा था, जो लड़ाई के अंत में चूज करता है कि सामने वाले को जिंदा छोड़ना है या फिर मार देना है, ये जिंदा छोड़ने या मार देने वाली चॉइस जिसके पास होती है वही उस लड़ाई का असली विजेता भी होता है। और हाँ, मैं तुम्हें मारने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें अपने मरते दम तक प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। सो ये कहने के बाद मोटोवे जैक को ऐसे ही नीचे पड़ा हुआ छोड़ जाते हैं और यहीं पर बाकीडो मांगा का पार्ट 24 एंड हो जाता है। खैर, मोटोवे की ये सभी टेक्निक देखने के बाद आप समझ ही चुके होंगे कि मोटोवे को बाकी वर्ड्स का बैटमैन क्यों कहा जाता है। अगले पार्ट में हम शायद पिकल का रिटर्न होते हुए देखेंगे, क्योंकि फादर वर्सेस सन फाइट के बाद से पिकल कहीं गायब सा हो गया था। सो अब मिलते हैं बाकीडो मांगा के पार्ट 25 में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।